मुकेश वाला जो है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, in the eyes of teacher, sorry, in the eyes of writer, he is slightly different than others. वो दूसरों से मतलब कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। दूसरा बच्चा क्या है, साहेब से कंपैरिजन किया गया है, तो ही इज स्लाइटली डिफरेंट देन हिम। वो थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है इस मामले में, बिकॉज ही विशेष वो चाइल्ड लेबर से बाहर निकलना चाहता है। वो चाहता है उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाले और कुछ अलग करे। wants to learn to drive a car, वो ड्राइव करना, वो लर्निंग करना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है, वो कार ड्राइविंग करना सीखना चाहता है वो। तो दैट्स वाई, मतलब वो अपने आप को परिस्थिति के हवाले नहीं करता है। जो परिस्थिति उसको सामने है, ये नहीं कि उसको उस परिस्थिति में अपने आप को बहने दिया जाए, डूबने दिया जाए, ऐसा नहीं करता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ चेंज बाय हिमसेल्फ। उसके अंदर एक इच्छा जगी है कि हम कुछ अच्छा करें, हम कुछ अलग करें। हिज फैमिली अनअवेयर, उसके परिवार में पता नहीं है किसी को कि क्या होता है, चाइल्ड लेबर क्या है, इलीगल है, और लॉ के नजर से देखा जाए तो वो बैंड है। वर्किंग कंडीशन, इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्लास फर्नेस का जो ग्लास फर्नेसेस के आसपास काम करना क्यों हजार्डस होता है, क्यों प्रॉब्लम होता है। तो एक तो हाई टेम्परेचर्स होते हैं वहां के, उनके जो जिस कमरे में उनको काम करने के लिए दिया जाता है, दैट इज डिंगी सेल, डिंगी, हाँ डिंगी सेल्स हैं, इलिट सेल्स हैं, अच्छे प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है, पुअरली वेंटिलेटेड है, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। तो जो समझिए ऑक्सीजन तक, जो ऑक्सीजन जो लाइफ गिविंग लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस है, वो भी उनको सही से नहीं मिल पाता है। परिणाम क्या निकलता है कि चिल्ड्रन लूज आई साइट इन एन अर्ली एज, बहुत कम उम्र में ही उनकी वो आई साइट जा चुकी होती है। लिविंग कंडीशन जो फिरोजाबाद का है वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति को दिखा रहा है। स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, उनकी जो नालियां हैं वो गार्बेज से भरी हुई हैं। इसके अलावा हाउसेस, जो घर वहां पर हैं, दीवारें हिलती हुई दीवारें, कमजोर दीवारें हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे हैं, विंडोज नहीं है उसमें। जैसे प्रिमिटिव एज में ह्यूमंस और एनिमल्स साथ रहते थे, तो ओवरऑल द सिचुएशन इज सेम देयर। वही प्रिमिटिव एज उनका वो दिखाई पड़ रहा है वहां पे, दोनों साथ साथ ह्यूमंस और एनिमल्स साथ रहते हैं। ऑथर को मुकेश जो है अपना घर ले जाता है, जो हाफ बिल्ट है, सैक मतलब अच्छी तरह से बना हुआ नहीं है, ऊपर थैस्ड डेड ग्रास का वो छप्पर कह सकते हैं, छप्पर जैसा डाल रखा है। आयरन डोर जो है वो भी वोबली सा, हिलता हुआ सा है। वहीं पर फायरवुड स्टोव है, लकड़ी से चलने वाला जो चूल्हा है वो लगा हुआ है। एल्यूमिनियम का यूटेंसिल्स है। और 3 जनरेशंस, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके घर में 3 जनरेशंस जो है सो साथ में रह रहे हैं। ग्रैंड मदर, फादर, एल्डर ब्रदर, और एल्डर ब्रदर की वाइफ है। सी इज रिस्पॉन्सिबल, सी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होल फैमिली टू प्रिपेयर फूड फॉर देम एंड फॉर अदर सर्विसेज ऑल्सो। तो उसी का ये काम है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भोजन वगैरह बनाना और उनके लिए व्यवस्था करना। ऑब्जर्व कस्टम्स ऑफ कवरिंग, एक कस्टम जो उनको दिखाई पड़ता है वो है वेल, चेहरे पर घूंघट घूंघट रखने का, वेल, VEIL, वेल, ये रखने की परंपरा है वहां भी। मेल एल्डर्स अगर हैं तो उनके सामने वो घूंघट रखेंगे। As far as Mukesh father is concerned, he is the head of the family, but poverty is stricken. Poverty can be seen from inch to inch, या over inch to inch in the in that place, मतलब वहां पर इंच टू इंच जो है सो पॉवर्टी को, गरीबी को देखा जा सकता है। He was unable to renovate house, घर को उन्होंने एक मतलब रिनोवेट, नयापन भी, मतलब कुछ अच्छा उसमें कर पाते, वो रेनोवेट भी नहीं कर पाए अपने घर को, या अपने बच्चों को ही कुड नॉट प्रोवाइड एजुकेशन टू 2 सन्स। 2 बेटे थे लेकिन उन दोनों बेटों को भी वो एजुकेशन नहीं दिला पाए। ये बता रहा है कि कितनी एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन है।
और जो उनकी इनकम है, जिस चीज में, जिस रोजगार में वो लगे हुए हैं, उस रोजगार से उनको इतनी इनकम नहीं हो रही है कि वो मतलब बच्चों को पढ़ा सके या अपने घर को रेनोवेट कर सके। तो ओनली लेगेसी ही कैन हैंड ओवर। लेगेसी उनके पास क्या था जो हैंड ओवर कर पाते? वो जो उनके पास जो चीज थी वो थी वही, जो बैंगल्स मेकिंग की कला वो जानते थे, वही वो अपने बच्चों को सिखा पाए। और लाइफ के बारे में मुकेश के ग्रैंड मदर की व्यूज स्लाइटली डिफरेंट है। वो क्या सोचती है? तो प्रेजेंट स्टेट जो है, जो कुछ भी है, कि जहां वो जिस काम में लगे हुए हैं या जो गरीबी है, जो परेशानी है, उसको वो मानती हैं। सी बिलीव्स दैट दैट इज द दैट अफेयर इज द रिजल्ट ऑफ कर्म। कर्म, कर्म हिंदी में कर्म कहते हैं। जो हम कर्म करते हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा कि जो कर्म किए रहते हैं वो हमें इस जन्म में भी उसको फॉलो करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिलती है। तो कर्म या डेस्टिनी जो है वो है। हैज क्वाइटली एक्सेप्टेड हर हस्बैंड्स। उसके हस्बैंड भी बहुत कम उम्र में ब्लाइंड हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ ग्लास बेंगल्स। जो ग्लास बेंगल्स को उसको पॉलिश किया जाता है तो उससे जो डस्ट निकलती है वो आंखों में बराबर जाती रहती है, इस वजह से वो जो है सो ब्लाइंड हो गए थे बहुत कम एज में। बिलीव्स इन आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू बी गॉड गिवन। और वो मानती हैं कि ये जो जिस जाति में वो हैं, जो उनको कर्म मिला है, जो काम मिला है, वो जो है वो कुछ और नहीं, गॉड गिवन लाइनेज है। ये कुछ और नहीं है, ईश्वर ने शायद यही सोचकर उनको बनाया ही है। इस जाति में अगर जन्म दिया है तो इसका मतलब है कि उनको यही करना है। गॉड गिवन लाइनेज इसी को कहते हैं, गॉड गिवन लाइनेज। यानी वो लाइन जो ईश्वर ने बना दिया है उसी लाइन पर उनको चलना है, गॉड गिवन लाइनेज। बर्थ इन कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर अनएस्केपेबल डेस्टिनी। ये सबको विश्वास हो रखा है कि ये उनका भाग्य जो है सो इसी से जुड़ा हुआ है। अनएस्केपेबल है, अनएस्केपेबल यानी वो कितना भी प्रयास कर लें वो एस्केप नहीं कर सकते हैं उस उस जो उनका वो काम है बेंगल्स मेकिंग का, उस जाति से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। अनएस्केपेबल डेस्टिनी है। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। एक एक तरफ तो गरीबी है, पहला रीजन है गरीबी, पॉवर्टी। दूसरा है एजुकेशन की कमी होना, एजुकेशन की भी बहुत कमी है उनमें। तो ये सब कुछ जो है सो उनको एक ऐसा विशियस सर्कल चारों ओर से घेर लेता है। सम अदर पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। आगे देखेंगे उनका भी नाम आता है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें, पुलिस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लोकल मनी लेंडर्स हैं। ये सब मिलके जो है सो एक विशियस सर्कल तैयार करते हैं उनके लिए, एक ऐसा घेरा जो उनको उससे बाहर निकलने ही नहीं देता है। दे डोंट गिव चांस टू गो अवे फ्रॉम दैट विशियस सर्कल। चिल्ड्रन फॉलो एल्डर्स फुट स्टेप्स। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे वही अपना जो बड़ों का जो बनाया हुआ जो कदम है उस कदम पे आगे चलते रहते हैं। एंड ज्वाइंट बेंगल मेकिंग। और अंततोगत्वा वो कुछ और सोच नहीं पाते हैं और वो बेंगल्स मेकिंग प्रोफेशन में ही लगे रह जाते हैं। आइज मोड जैसे इतना ज्यादा वो अंधेरे में या कम प्रकाश में काम करने को आदी हो जाते हैं, उनको ये आदत हो जाती है कम प्रकाश में काम करने की, कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो लाइट से ज्यादा जो है सो अंधेरे में वो काम कर लेते हैं। इवेंचुअली बिकम साइटलेस। परिणाम ये निकलता है कि वो दृष्टि विहीन बन जाते हैं। उनकी जो नजर है, जो आईसाइट है, वो बहुत कम उनमें ही खत्म हो जाती है। इवन सम ऑफ देम डोंट अटेन अडल्टहुड एंड बिफोर दैट दे लूज देयर आईसाइट। अडल्ट एज में आने से पहले भी कईयों के जो है सो आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। अब देखिए परसेप्शन, आयरनी, आयरनी क्या है? एक बहुत बड़ी विडंबना। विडंबना क्या है कि वास्तविकता देखा क्या जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और वास्तविकता क्या है, इसी को कहते हैं विडंबना, आयरनी। कि बेंगल्स जो है दैट इज कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ सुहाग। जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है, हस्बैंड्स के लॉन्ग लाइफ के लिए माना जाता है। और मैरिड विमेन वियर दीज बेंगल्स, स्पेशली ये जो कांच की बेंगल्स होती हैं, जो जिसके लिए फिरोजाबाद फेमस है, जहाँ की कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो सुहाग की जो ये सिंबल है, इवेंचुअली ऑल गर्ल चाइल्ड लेबरर्स विल बिकम ब्राइड्स। तो जो उसमें ऐसा नहीं कि बॉयज ही लगे हुए हैं, इवन गर्ल्स चिल्ड्रन आर ऑल्सो। तो एक ना एक दिन वो भी
वो भी उस एज को में आएंगी, उनकी भी शादियां होंगी। और इसके बाद जो है सो दे विल आल्सो बिकम ब्राइड्स, विल वियर सेम बैंगल्स, और वही बैंगल्स वो भी पहनेंगी अपनी रिस्ट पे, साइटलेस आईज एंड एम्प्टी। और परिणाम क्या होगा? विल वियर सेम बैंगल्स बट लूज आई साइट्स, लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी होगी। बिकम्स ओल्ड विद बैंगल्स ऑन रिस्ट, हाथों पे, कलाइयों पे चूड़ियां जरूर होंगी, लेकिन वो ओल्ड होंगी। साइटलेस आईज, आंखों में रोशनी नहीं रहेगी। एंड एम्प्टी स्टमक्स, लेकिन पेट खाली रहेगा। मैंने पर्याप्त 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं इस काम को करके। इवन दे कांट अफोर्ड 2 टाइम्स मील फॉर देमसेल्व्स, यानी अपने लिए 2 वक्त का भोजन भी जुगाड़ करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, समझिए नामुमकिन रहता है। तो वो नहीं कर पाते हैं ये भी। टाइम स्टेंड्स स्टिल इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है जैसे फिरोजाबाद में कोई कोई ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई विकास की कुछ कहानी दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है समय जैसे ठहरा हुआ सा है। नो प्रोग्रेस, नो डेवलपमेंट, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल। टॉयल मतलब हार्ड वर्क, जहां देखिए हार्ड वर्क दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वो एज इट इज जीवन को जिए जा रहे हैं। हर जगह जहां भी देखिए पॉवर्टी दिखाई पड़, गरीबी दिखाई पड़ेगी, इलिटरेसी दिखाई पड़ेगी, डिससेटिस्फेक्शन दिखाई पड़ेगा लोगों में। और ऑल लेबरर्स विक्टिम्स ऑफ, ऐसा लगता है जैसे सारे लेबरर्स जो वहां के हैं वो विक्टिम्स हैं। विक्टिम्स किस चीज के हैं? वही बिचौलियों के, मिडिल मैन, और जो भी उनके, और जो उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं लोग, इन सब चीज, ये सब जो है सो उनके जीवन में एक सर्कल, विशियस सर्कल बना के कुंडली मार के चारों ओर से बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। गेटिंग ऑर्गेनाइज इनटू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ वे आउट, एक तरीका है कि वो कोऑपरेटिव तरीके से अगर सब कुछ करें, कोऑपरेटिव होकर आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करके अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो दे कैन अटेन अ गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं वो। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत से एग्जांपल कभी मैंने क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो बहुत अच्छा किया जा सकता। अमूल, अमूल के बारे में आप जानते होंगे। अमूल जो है वो एक ऐसे ही सहकारिता के द्वारा ही, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही उसमें है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें ज्यादातर वर्क जो है, ज्यादातर नहीं मतलब कि आई एम टेलिंग यू कि मोर देन 90% वर्क इज डन बाय विमेन। खास करके विमेन के इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए उसमें ज्यादातर काम जो है सो विमेन को ही दिया जाता है। और बैंक के खाते और ये सभी चीजें उनके द्वारा ही होती है। तो ये मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़कर कैसे उन लोगों का जीवन बदला है, इसका एग्जाम्पल है। बट पीपल हियर इन फिरोजाबाद दे डोंट, एक तो पुलिस का डर है उनको, लीडरशिप की कमी है, कोई उनमें लीडर बनने के लिए तैयार नहीं है जो आगे बढ़ के उनके जीवन में बदलाव ला सके। इसके अलावा मिडिल मैन का, जो बिचौलियां हैं, बिचौलियों का जो ट्रैप है, उनका एक सर्कल ऐसा है जो चारों ओर से उनको घेरे हुआ है। डेटरेंट इन ग्रोथ, और ये सभी चीजें उनके ग्रोथ में कहीं ना कहीं रोक बन जाती है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, बढ़ने देते हैं। विशियस सर्कल, फ्रॉम पॉवर्टी टू इनडिफरेंसेस टू ग्रीड टू इनजस्टिस। और ये जो विशियस सर्कल है उनको कहां ले जाता है? गरीबी से, पॉवर्टी से इनडिफरेंस की ओर ले जाता है। वो आगे सोच ही नहीं पाते हैं। इसके बाद लालच, और लालच के बाद अन्याय, ये सभी चीजों को वो सहन करते हैं। इन सभी चीजों को उनको सहन करना पड़ता है। और जो चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ टू वर्ल्ड्स, देखिए दो दुनिया के, किस तरह से ये बच्चे जो हैं, जो बच्चे ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, वो किस प्रकार से दो दुनिया के विक्टिम्स बनते हैं। कैसे? पहला तो, एक तो बॉर्न इन पॉवर्टी, गरीबी में जन्म लेना, गरीबी गरीबी युक्त परिवार में जन्म लेना, पॉवर्टी रिडन फैमिली में जन्म लेना, एंड बर्डेन्ड बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट। और जो कास्ट, जिस कास्ट में वो जन्म लिए हैं, उसका जो उन पर है एक धब्बा लग जाता है, स्टिग्मा लग जाता है। एक तो ये है। दूसरा क्या है? सेकेंड जो है, विक्टिम्स ऑफ ए नो होप सिचुएशन, वो नो होप सिचुएशन के शिकार है, कोई आशा भी नहीं बची हुई है। साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, याद रखिए 5 में फिर से बोल रहा हूं, साहूकार है, मिडिलमैन है, पुलिसमैन है,
ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है, ये सब ऐसे कुंडली मार के बैठ गए हैं इनके जीवन पे, चारों ओर से घेरा बना के, कि कहीं से इनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। और करेज डिसॉल्व्ड, बैकबोन ब्रोकन, इस प्रकार से साहस जो है उनके अंदर साहस को ही तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, कि वो साहस ही नहीं करें, सपने देखने का साहस नहीं करें। तो दे कांट इवन अफोर्ड टू ड्रीम, डिजायर, मतलब डिजायर ही खत्म हो गई है उनकी। जब डिजायर खत्म हो जाए, सपने देखने की ही डिजायर अगर खत्म हो जाए, तो व्हाट कैन दे डू। ये परेशानी, परिस्थिति उनके साथ हो गई है। और एंड डेयर स्नब्ड इन चाइल्डहुड, और इसी कारण से जो है सो बचपन से लेकर अंत तक उनका उसी में बीत जाता है। तो व्हाई इज मुकेश डिफरेंट? अब मुकेश क्यों एक आशा की किरण साबित होता है राइटर के लिए? राइटर क्यों उसको, आखिर इस कहानी में मुकेश को प्रोटैगोनिस्ट मानकर क्यों कहानी को आगे बढ़ाया है? तो इसके पीछे रीजन है कि he has tried at least to see the dream that is different than others. उसने वो सपने देखने की कोशिश की है जो औरों से अलग है। उसने एक्सेप्ट नहीं कर लिया है, सारे सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि नहीं अब तो जो है, जो ऐसा है ऐसे इसी को चलने दिया जाए। वो बदलाव करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन हिज लाइफ, एस्पायर्स टू बी अ मोटर, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मोटर मैकेनिक बन के वो जो एक लाइनेज है, उस लाइनेज को वो तोड़ना चाहता है, ताकि कुछ वो अलग करे। अलग करेगा तो शायद एक बदलाव उसके जीवन में आएगा, उस बदलाव को वो दिखाना चाहता है। तो एस्पायर्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, ऑल्सो रियलाइजेस दैट ड्रीमिंग ऑफ एरोप्लेन्स, जब उसे पूछा जाता है क्या वो सपने देख रहा है हवाई जहाज उड़ाने के भी, तो वो मना करता है कि वुड बी ओवर रीचिंग हिमसेल्फ, कि ये सपना कुछ ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा ये भी बता रहा है इस एक्सप्रेशन से कि बहुत इतना बदलाव भी नहीं आया है कि वहां हवाई जहाज के उड़ाने के सपने कोई देखने लगे। आयरॉनिकली फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और विडंबना ये है कि फिरोजाबाद इतना भी नहीं उसका विकास हुआ है कि एरोप्लेन्स के बारे में सोचा जाए। बहुत कम एरोप्लेन्स उड़ते हैं। एक बात और बता रहा है कि परहैप्स देयर्स नो, कोई एयरपोर्ट वहां नहीं है। तो इस बात का भी संकेत करता है। तो सी स्टूडेंट्स, बताइए आप अपने कुछ, इस सेंस में आप कह सकते हैं कि मुकेश एक एम्बिशियस पर्सन भी है। उसने आखिर एम्बिशन अपना जो है सो एक देखा है, कुछ करने के लिए सोचा है, कुछ डिफरेंट करने के लिए सोचा है, ताकि अपने जीवन में बदलाव ला सके, जो गॉड गिवन लाइनेज है उसको वो तोड़ सके और अपने लिए कुछ अलग कर सके। कौन कौन से फोर्सेस इनके जीवन में इनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये डिस्कस हो ही गया है। ये 5 लोग इंपॉर्टेंट हैं: साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। ये सब उनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। बताइए आप लोग अपने क्वेश्चन कुछ रखे हैं, खोजे हैं तो। हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल फैक्ट्रीज में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछ रखा है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने के बहुत खतरे हैं। डिसऑर्गेनाइज, एक तो एक और चीज आप रखेंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इसमें, बेसिक एमिनिटीज की कमी है। उसी के सेंस में लिखा गया था कि इल वेंटिलेटेड ग्लास ब्लोइंग फर्नेसेस के आसपास काम करना पड़ता है। डिंगी हॉवेल्स विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है। हाई टेम्परेचर रहता है। फिर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स वर्क इन अनहाइजीनिक कंडीशन रहता है। प्रोटेक्टिव आइज गियर नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी वजह से वो जल्दी ही आंखों की रोशनी उनकी चली जाती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स इनका होता है। बैक ब्रेकिंग पोस्चर्स,
क्योंकि झुक के काम करना पड़ता है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इस वजह से उनके जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भी फर्क पड़ता है, आईसाइट लूज हो जाता है, मीन्स दे अटेन देयर ओल्ड एज बिफोर द रियल एज कम्स। तो रियल एज आने से पहले ही वो बुढ़ापा की ओर आ जाते हैं। हाउ इज साहेब्स नेम फुल ऑफ आयरनी? साहेब का जो नाम है वो विडंबना से भरा हुआ कैसे है? कैन एनीबडी आंसर? अंकित, अंकित 12058, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? यस सर। बताइए कैसे है? सर वो हाँ, एक्सट्रीम पॉवर्टी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, और उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। So will he believe if he knows the real meaning of his age? Will he sorry, his name? Will he believe? नो। हाँ सर। उसको मतलब लगेगा कि ये तो उसके साथ एक बड़ा मजाक है कि नहीं? टोटल कंट्रास्ट, हिज नेम इज टोटल, इज इन टोटल कंट्रास्ट टू हिज वेरी एग्जिस्टेंस एंड इन दस डिप्लॉय। आयरॉनिकल इसलिए हो जाता है कि उसका जो नाम है, उसका मीनिंग और जो उसका प्रेजेंट कंडीशन है, वो दोनों दोनों ही एक दूसरे को अपोज करता हुआ सा है, इसलिए वो विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप का भी बनता है कि किस तरह से दिल्ली के पेरिफेरी पे होते हुए भी वो दिल्ली से बहुत दूर है। तो उसमें भी यही सेंस है कि कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस, कि दिल्ली के कैसे ये डिफरेंट है? दिल्ली तो डेवलप्ड है, और इसको आप ऐसे भी डेवलप तो है ही, डेवलपमेंट की ही बातें होंगी, यानी कि पूरे देश के अगर देश में कोई नियम और कानून बनाए जाते हैं तो दैट इज फ्रॉम दिल्ली, है ना? और दैट इज सपोज टू बी द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, जो सेंटर डेवलपमेंट का है। एंड सीमापुरी इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, it is on the periphery of Delhi, still that is devoid of all types of civic amenities। तो civic amenities में क्या क्या आ जाएंगे? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहां पे, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम नहीं है वहां पे, अच्छे रोड्स नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है सो उसमें आ जाता है। मुकेश का ये एटीट्यूड, अपने परिवार से अलग होना, एक और क्वेश्चन इस पर बनता है कि मुकेश इज अ रेबल, है ना? डू यू एग्री? देखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन को, जो बनी बनाई हुई व्यवस्था होती है ना, उसको अगर उसको छोड़ के कुछ नया करना चाहता है तो उसको रेबल कहते हैं, विद्रोही। मतलब उसका विचार माना जाता है कि वो विद्रोही विचार का है। बेशक राइटर ने यहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अच्छे सेंस में एक्सेप्ट किया है, बट एवरीबडी विल नॉट एक्सेप्ट इट इन अ गुड मैनर। सभी उसको शुरुआत में नहीं देखेंगे, जब वो सफल हो जाएगा तब तो जरूर उसकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन अगर वो असफल हो जाता है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है अपने उस काम में, तो सब उसका क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, उसको ताने देंगे, और इस प्रकार से वो अपने आप को बाद में उपेक्षित महसूस करेगा। तो ऐसे लोगों को रेबेल कहा जाता है। तो मुकेश भी इस सेंस में रेबेल है, क्योंकि उसने बदलाव करने के लिए सोचा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे अपने आप को अलग करने के लिए सोचा है। इससे और मुझे नहीं लगता है कुछ खास और है। पोएम से कुछ डिस्कस करते हैं। आप लोग तो बेटा कुछ रखते ही नहीं हो, प्रॉब्लम तो होती होगी पढ़ेंगे तो। एक और चलिए, एक और चैप्टर है ना इससे, फर्स्ट चैप्टर। इस कहानी में दो कैरेक्टर स्केच है, एक एम हैमल का कैरेक्टर स्केच है और दूसरा जो है वो फ्रांस का भी है, लेकिन फ्रांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट एम हैमल का कैरेक्टर है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूं कि कैसे है। कि एपिटम ऑफ एन आइडियल टीचर इन द स्टोरी, उनको आइडियल टीचर के एपिटम के रूप में दिखाया गया है।
इंट्रोड्यूस्ड बाय द नरेटर। एक तो शुरुआत में उनको रूलर बिल्डिंग स्टीरियोटाइप टीचर के रूप में दिखाया गया है। रूलर बिल्डिंग स्टीरियोटाइप टीचर मतलब पुरातन पंथी विचारधाराओं जैसे चीजों पर रूलर लेके चलना और बात बात पे बच्चों को डांटना मारना, इस टाइप का टीचर। डोमिनियरिंग भी कहते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन को रिकमेंड करने वाले, इस टाइप के टीचर वो हैं। He is very particular that his students learned their lessons. At this point, the reader feels that, like all teachers, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो भी insensitive हैं। एम हैमल लेकिन बाद में वो कैसे एमर्ज करते हैं एज अ ट्रू फैसिलिटेटर, गाइड, फिलोसोफर, अपने पुपिल्स के लिए साबित होते हैं। वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे होते हैं, डोमिनियरिंग टोन, फिदर अवे, और इस समय में उनका टोन जो है सो बहुत ही जेंटल हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फ्रेंड, गाइड, सब कुछ के रूप में वो काम करते हैं वहां पे। इनोसेंट विलेजर्स को समझाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने टाइम को वेस्ट किया। वो चाहते तो अपने लैंग्वेज के प्रति वो ऑनेस्ट हो सकते थे, वो सीख सकते थे, बट दे डिड नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू देयर लैंग्वेज। और बच्चों को उन्होंने काम पे भेजा, बच्चों को काम पे भेजना, खेतों में भेजना, जस्ट टू अर्न सम मनी, उसको ज्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दिया। तो इस सब वो समझाते हैं उनको। फिर ही insisted on learning the lessons in time and not postpone the learning। लेकिन वो सलाह देते हैं कि इसको रोकिए मत, इसको पोस्टपोन मत कीजिए, because he tells the importance of one's mother language, कि मदर टंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो समझाते हैं, कि इट विल एक्ट एज अ की टू द प्रिजन, कि प्रिजन में एक की तरह काम करेगा। और तो यहाँ पर हम देखते हैं डीप इमोशन वाला जो भी एक टीचर के रूप में लास्ट में देखते हैं। पैट्रियोटिक तो है ही वो, अपने देश के प्रति और अपने लैंग्वेज के प्रति काफी पैट्रियोटिक हैं। और पैट्रियोटिज्म ही है जो उनको अपने लैंग्वेज को कितना, ही एक्लेम्स हिज लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज अप टू द हाईएस्ट लेवल। वो कैसे एक्लेम करते हैं, क्या क्या बताते हैं वो अपने लैंग्वेज के बारे में, कि बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत सुंदर लैंग्वेज है, ये सब बताते हैं। और डीप इमोशंस वाला टीचर के रूप में भी उनको देखे, ही प्राउडली राइट्स वाइव लव फ्रांस लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे अंत में। तो क्या देखा कि पूरे के पूरे उसमें एक आइडियल टीचर के रूप में, एक ट्रू गाइड के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में, पैट्रियट के रूप में, जो कि कोर से यानी हृदय की गहराई से ये सारी चीजें पता चलती है। एक पॉइंट जो रह गया था कि एट वन पॉइंट ही ब्लेम्स हिमसेल्फ टू। ऐसा नहीं है कि वो सबको ब्लेम कर देते हैं, विलेजर्स को, पेरेंट्स को, सबको ब्लेम कर देते हैं एंड ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं होता है कि ही ब्लेम्स हिमसेल्फ टू, अपने आप को भी वो ब्लेम करते हैं एक पॉइंट पे, कि गलती मेरी भी रही है, कि कई बार मैंने आपको जानबूझ के कभी अगर मुझे वाटरिंग के लिए प्लांट्स में, हाँ प्लांट्स की वाटरिंग के लिए भेज दिया करता था, या जैसे मुझे फिशिंग के लिए जाना होता फिशिंग। था, हाँ छुट्टी कर दिया करता था। तो ये भी उनके कैरेक्टर का बहुत हाई पॉइंट है, ठीक है ना। फ्रांस के बारे में अगर पूछे तो फ्रांस की तो पूरी कहानी ही लिख दोगे, कि किस तरह से वो शुरुआत में बंक करना चाहता है क्लास में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने वढ़ने में, क्लास से ज्यादा उसको बाहर की चीजों में आनंद आता रहता है। लेकिन तब उसकी अंतरात्मा जाग जाती है कि जब वो अंतिम जो देखता है, वहां पर लोगों की भीड़ देखता है, तो वहां पे उसको कमेंट सुनने को मिलता है। और जब वो स्कूल आता है तो उसे जो एक थंडर बोल्ट की तरह उसको एम हैमल की कही हुई बात आती है कि दिस इज योर लास्ट लेसन। तो फ्रांस जो है थंडर बोल्ट की तरह इसको रिसीव करता है। तब उसकी एक प्रकार से वो जग जाता है, अवेकेंड टू द फैक्ट दैट ही वुड नाउ बी डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग द लेसन। और जो वही किताबें जो कभी उसको मतलब बला लगती रहती थी, बोझ लगती रहती थी, उन किताबों से अचानक से उसको प्यार हो जाता है, टीचर से उसको लगाव बढ़ जाता है, और वो सोचने लग जाता है फिर टीचर के बारे में, क्या क्या सोचता है, कैसे उनके मेरिटोरियस सर्विस के बारे में सोचता है। ये सब आप देखेंगे। लैंग्वेज को काफी हाईली एक्लेम किया गया है इसमें। दैट्स व्हाई लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म भी बनता है। चॉविनिज्म वर्ड का एक्चुअली मतलब होता है एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म।
एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति की वो भावना जिसमें कुछ भी कर गुजरने के लिए आदमी तैयार रहे, तो वो होता है। या किसी भी चीज से, जिस चीज से भी आपको लगाव है, उस चीज के लिए मतलब बेटर प्रोस्पेक्ट में, एक बड़ा प्रोस्पेक्ट में अगर हम उसको देखते हैं, तो ये उसको कहते हैं एग्रेसिवनेस अगर किसी चीज में है, एक बड़े पर प्रोस्पेक्ट में, तो उसे चौविनिज्म कहते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के लिए भी देखा गया है, लैंग्वेज दोनों साइड से है। एक तरफ एम हैमल भी दिखाते हैं अपनी लैंग्वेज के प्रति जो उनका प्यार है, लगाव है, अपनापन है, और दूसरी तरफ जो जर्मन है वो भी दिखाते हैं कि बिकॉज अब देखिए आते ही उन्होंने अभी अभी कब्जा किया है देश पे, और तुरंत वो लैंग्वेज को बदल देना चाह रहे हैं। तुरंत वो कह रहे हैं कि फ्रेंच जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यू किया जाएगा और जर्मन विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये भी उनके भी तरफ से लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म को दर्शाता है। दूसरा एक जो है कि फ्रांस का ये कहना, ये वाला पॉइंट जो है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ये उनके लिए कहता है कि तो वो काफी यहाँ पर जो है सो अनकंट्रोल्ड वे में, व्हेन ही अचीव्स इट ही यूजेस इट अनवांटेडली, यानी कि अनकंट्रोल्ड वे में इसका प्रयोग करता है वो, कि मैन हैज इनहेरेंट डिजायर होता है पावर, और अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही अचीव्स, जब किसी व्यक्ति को पावर मिल जाता है तो उसका वो अनकंट्रोल्ड वे में यूज करना चाहता है। तो द सेम थिंग हैपेंस देयर, he believes in absolute enslavement and thus wants to acquire not only the lands, माने कि जमीन का तो मास्टर, चलो जमीन पर कब्जा हो गया तो उसका तो मास्टर वो बन ही गए, उनके मालिक बन ही गए, बल्कि उनके माइंड और हार्ट, जो पीपल को जो जिसको एनस्लेव किए रहते हैं, उनके माइंड और हार्ट पर भी अपना अधिकार जताना चाहते हैं, उसको भी वो अपने पावर में ले लेना चाहते हैं। तो वही स्टोरी है ये। और किस तरह से फिर जब वो कूकता है, यानी जो पीजन के कूकने की आवाज आती है, तो वो बन जाता है सार्केस्टिक होता है वो पिजन को जब सुनता है। तो ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, व्हेन ही हर्ड द पिजन्स ऑन द रूफ टॉप कमिंग कूइंग, ही वंडर्ड इफ द प्रूशियंस वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उनको भी वो जर्मन में कूकना सिखाएंगे। तो गिवन अ चॉइस, देखिए यहाँ पर है कि हिज थॉट इज क्रिटिकल थॉट देता है अपना, कि मैंस का डोमिनेशन जो है मैन पे, एक व्यक्ति ही तो दूसरे व्यक्ति पे अधिकार कर रहा है ना यहाँ पे। तो given a choice, man would like to master everything on earth, maybe even God, and make them hum his own tune. In doing so, he derives pleasure as the Lord of the world. वो सोचता है कि अदम्य साहस उसको मिल गया है, अदम्य शक्ति मिल गई है, और वो अपने ट्यून पे नचाना चाहता है लोगों को, उनके शब्दों को भी बदल देना चाहता है विचारों के साथ साथ। यहाँ पर दूसरी बात एक और चीज लगती है कि क्या वो ठीक है उनको एनस्लेव कर लेंगे, आउटवर्डली दे विल एनस्लेव हिम, लेकिन उसके अंदर जो मन के अंदर जो एक विचार जो है, उस विचार को वो एनस्लेव नहीं कर पाएंगे, उसमें वो अधिकार नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी यहाँ पे सोच जो है। पोएम को देखते हैं। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, परहैप्स दिस इज कमिंग आपके सिलेबस में, इस बार के सिलेबस में है ये। लाइक रूटलेस वीड्स, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? लाइक सिमिली। गुड। Squirrel's game, metaphor, tree room also metaphor, lead sky, spectacles of steel, far from the क्लासरूम का सिचुएशन बताइए, क्लासरूम का क्या सिचुएशन बताता है इसमें?
क्लासरूम सिचुएशन क्या क्या है? How are the walls? How are the walls of the shower cream walls? And which has been made by donations. ये भी ironic है, देखिए कि डोनेशन से कभी बना था। शेक्सपियर वाले क्वेश्चन पे काफी हमने चर्चा कर रखा है कि शेक्सपियर को क्यों विकेट बताया गया है, बट इज दैट इन ट्रू सेंस? क्या वास्तव में पोएट उनको कहना चाहता है कि वो दुष्ट हैं, विकेट हैं? नो। नो, क्योंकि शेक्सपियर जो है एपिटम ऑफ हाई लिटरेरी एक्सीलेंस हैं, बट इन द स्लम स्कूल्स वेयर हार्डली एनी मीनिंगफुल एजुकेशन टेक्स प्लेस, सो देयर्स नो यूज ऑफ हिज हाई एक्सीलेंस ऑफ लिटरेचर। कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज द चिल्ड्रन आर troubled by disease and despair. तो लिटरेरी ट्रेनिंग ऐसी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन लिटरेरी ट्रेनिंग इज अ फार क्राई, बहुत दूर की कौरी है। लिटरेरी ट्रेनिंग के बारे में सोच नहीं सकते हैं। वो मैप जो है सो बैड एग्जाम्पल। मैप बैड एग्जाम्पल इसलिए है कि मैप उनका अपना मैप तो है ही नहीं। ये मैप जो दिखा रहा है वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड का मैप है, प्रोवाइडेड टू अस बाय गॉड, एंड व्हेन दे विल ट्राई टू फाइंड आउट देयर on place in that map, they will not be able to find. अपनी दुनिया को जब वो ढूंढने चलेंगे कि हमारी दुनिया कहाँ है, आखिर हमारा जो वास्तविक प्लेस है वो कहाँ है इस मैप पर, तो certainly they will not find, वो नहीं मिलेगा उनको। तो जब वो नहीं मिलेगा तो मैप उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं रखता है। ये मैप तो उनका है नहीं, बिकॉज इट रॉजेज इन देम, क्योंकि जो ये जो मैप है सामने वाला, वो उनके होप्स को बढ़ाएगा, उनके एस्पिरेशंस को बढ़ाएगा, but they will not get chance to fulfill them. उन होप्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? उस सिचुएशन चोरी करेंगे, मैंने कि सब रॉन्ग डूइंग्स में वो चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो है सो बैड एग्जाम्पल है। इसके बाद ये वाला भी एक्सप्लेनेशन काफी हमने वो किया हुआ है। स्किन्ड पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, ये भी उनके एक्सट्रीम पॉवर्टी को दिखाता है कि लिटरली उनके हड्डियों को गिना जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां झांक रही हूं, कि बोन्स आर ट्राइंग टू सी आउटसाइड्स, कि बाहर उनके जो स्किन कवरिंग है उससे बाहर देखने की जैसे दिख रही हो, इस तरह का लग रहा है उनको। फ्यूचर जो है सो ब्लीक है, फॉगी है, बेटर फ्यूचर की कोई आश नहीं है। फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, जिस तरह से फॉग के आगे देखना संभव नहीं होता है। फॉग जो है सो हमारे विजन को एक निश्चित दूरी के बाद रोक देता है। तो देयर कंडीशन इज ऑल्सो सेम। उनके फ्यूचर में कोई भी आशा नहीं दिख रही है, कोई भी आकांक्षा नहीं दिख रही है, और